दिग्गीनाथ को ललकार, जवाब देने मैदान में आए महाराज। प्रचार से पहले महाराज ने भरी हुकार। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया वही कोरोना में भी उन्होंने किया, और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन 25 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर आए हैं। सिंधिया ने 15 महीने की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कोरोना प्रकोप के चलते वो 90 दिनों तक शांत रहे, लेकिन अब जवाब देने मैदान में उतर आए हैं। चुनावी रैली में जाने से पहले सिंधिया पूर्व सीएम उमा भारती से मिलने उनके बंगले भी पहुंचे। श्रद्धेय उमा भारती जी के साथ मेरा एक पारिवारिक संबंध सदैव रहा है, और आज भाजपा में प्रवेश लेने के बाद मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका आशीर्वाद लूं। एक प्रकार से सिंधिया परिवार की सदस्य हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, वो जब मैं 8 साल की थी तब से उनने मुझे अपनी बिल्कुल गोद में ही रख लिया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे। उमा भारती से आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी की डबल टीम पूर्व सीएम कैलाश जोशी के गढ़ हाटपिपलिया पहुंची, जहां पूर्व सीएम कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने जहां बागली को जिला बनाने का ऐलान किया, वहीं सिंधिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने जो किसानों का प्रीमियम, जो उनका हक बनता है, वो क्या किसानों को दिया? कन्यादान योजना में 51,000 रुपया जो एक महिला को अपने तरफ से उन्होंने कहा था आश्वासन दिलाने को, एक भी महिला के हाथ में दिलवाया। नौजवान को 4,000 रुपया भत्ता देने की बात की थी, किया? मैंने कहा मैं सड़क पे उतरूंगा, तो मुझे कहा गया कि उतरो, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पे उतर गया। आज मैं कह रहा हूं, हाटपिपलिया की इस पवित्र धरती पर माननीय कैलाश जी जोशी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर, और इसलिए बागली को जिला बनाया जाएगा। उधर सिंधिया के हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने पूछा 3 महीने से कहां थे महाराज? सिंधिया जी चार्ज लगाते हैं कांग्रेस के नेताओं पर कि वो निकले नहीं बाहर, 90 दिन में कहाँ थे? हमारे मुख्यमंत्री और निकले थे। उनको पता होना चाहिए कि पूरे कांग्रेस जुटी रही, हम लोग सब जुटे रहे। दिग्विजय सिंह जी ने यहाँ रसोई चलाई, एक एक जगह गए उस पूरा कोरोना काल में। बाकी बीजेपी के सब नेता गए थे। आने वाले उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस के साथ 2 दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य की लड़ाई भी होगी। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पिछले 3 महीनों से रणनीति बनाने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में वे ग्वालियर में भी डेरा डालने वाले हैं। उधर सिंधिया ने भी मैदान में उतरकर जंग ऐलान कर दिया, यानी ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस के साथ सिंधिया बनाम कमलनाथ होना तय है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है महाराज का ऐलान जंग। तो महाराज कूद चुके हैं जंग में साफ तौर पर, और अब वो जनसभाओं में हैं और अपने खास अंदाज में वो रूबरू हैं जनता से भी और बीजेपी के कार्यकर्ता से भी। परिस्थितियां बदली हुई हैं। राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार हिल रही है, 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में सड़क पर उतरकर कांग्रेस की सरकार को पटरी से उतारने वाले महाराज साफ तौर पर ये मानते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कथित रूप से वायदा खिलाफी की। ये आरोप है सिंधिया जी का, और इसीलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। मान अपमान के प्रश्न भी खड़े हुए, और इसमें उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी में इस्तकबाल का दौर जारी है। उमा भारती कहती हैं कि वो सिंधिया परिवार से ही हैं, और जब हाटपिपलिया में मुख्यमंत्री रघुकुल रीत सदा चली आई की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव का महत्व कितना है, यानी हाटपिपलिया सीट कितनी हॉट है और कितना उसको लेकर इम्पोर्टेंस है, ये हम समझ सकते हैं। ये तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू उसी हाटपिपलिया में
मंच पर बैठे हुए दीपक जोशी जी भी हैं, जो उसी विधानसभा सीट से पिछला चुनाव लड़कर हारे, और जिससे हारे कांग्रेस के वो नेता बीजेपी का हिस्सा हैं और अब वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और जिस तरह से उनके समर्थन में मुख्यमंत्री और सिंधिया जी उतरे हैं और उनके स्वर्गीय पिता कैलाश जोशी जी का भी जिक्र हो रहा है, तो दीपक जोशी भी सोच रहे होंगे कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। लेकिन ये जीवन है, ये राजनीति है, और यही बीजेपी की चुनौती है कि वो लोग जो इस समय चुप हैं, मायूस हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं और जो बीजेपी का आदेश है उसको मान रहे हैं, लेकिन उनकी ये मायूसी, उनके भीतर की ये खिन्नता क्या बीजेपी की विजय रथ में कहीं कोई बाधा तो नहीं खड़ी करेगी? बड़े सवाल हैं। आज बात करेंगे हम इसी पर। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और विधायक विनय सक्सेना जी, जबलपुर से, उनका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के कैबिनेट दर्जा प्राप्त पूर्व चेयरमैन। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रभु पटेरिया जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पटेल साहब, एक आयरनी का जिक्र मैंने किया, लेकिन ये जीवन में भी चलता है, राजनीति में भी चलता है। महाराज जिस तरह दहाड़े और जिस तरह का उनका अंदाज है, जो जनसभाओं को लूट लेता है, जैसे किसी मुशायरे को कोई कुशल शायर अपने अल्फाजों से, अपने गीतों से, अपनी गज़ल से, अपनी नज़मों से वाहवाही लूटता है, कुछ वही अंदाज सिंधिया जी का होता है। ये तो एक बात हुई, एक पक्ष हुआ। तस्वीर के दूसरे पहलू का भी मैंने जिक्र किया। टोटलिटी में आप किस तरह देखते हैं? जी, जंगे चुनाव के लिए आगाज कर चुके हैं सिंधिया। जी बिल्कुल शरद जी, एक शिवराज और सिंधिया की जो जोड़ी दिखाई दे रही है, खासी मजबूत जोड़ी दिखाई देती है। सिंधिया में एक ऐसा अलग टाइप का प्रभाव है जो युवाओं को आकर्षित करता है। उनकी भाषण देने की जो शैली है, जिस तरीके से वो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उसको आप देखिए, अंदाज लगाइए कि किस तरीके से वो आदमी, मतलब कितना परिष्कृत है। वो कांग्रेस के मंच पर भी लगभग ऐसी ही बातें करते थे, जनता से सीधे तादाद में स्थापित करके बोलना, अपनी बात को रखना। और वो नेता जो अभी हाल ही में कांग्रेस में था, कांग्रेस छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आया, अब वो कांग्रेस की यदि कमियां गिना रहा है तो भी जनता उसको स्वीकार कर, कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर वो बड़ा कद उनका जो है एक तरीका है वो है। और शिवराज सिंह चौहान तो ही है भारतीय जनता पार्टी के जन नेता, सबके मामा, जो लोगों से सीधे जुड़ते रहे हैं, चाहे मंच हो चाहे सीधे पब्लिक के बीच में हो। ये दोनों की जो युति है ये खासी मजबूत दिखाई दे रही है इस चुनाव में। अब कांग्रेस से कौन कौन मैदान में इनके सामने उतरता है वो देखने वाली बात होगी। जहां के अब जिस समय हाथ पिपलिया खासा हॉट है, जो आप कह रहे हैं, वाकई हाथ पिपलिया खासा हॉट है। आज के मंच पर भी वहां पर देवास की विधायक शायद गायब थी, राय सिंह सेंधव गायब थे, जिनको लेकर दीपक जोशी का अपना एक विरोध रहा है। और दीपक जोशी यदि मंच पर थे तो इसलिए थे कि उनके पिताजी का कार्यक्रम था, और बाकी लोग गायब थे जिनसे उनको दीपक जोशी को एतराज है। तो ये एक बड़ी बात है कि उसको कैसे ये सुलह के मंच पर लेकर आते हैं शिवराज सिंह और सिंधिया, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में कुछ चीज़ें माइनस हैं एज़ कम्पेयर टू बीजेपी। पहली चीज़, रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसीलिए ज़िला बनाने की घोषणा बीजेपी कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 2 ऑरेटर पॉलिटिशियन बीजेपी के पास हैं। पहले एक थे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़ गए हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि चुनाव को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए जिस तरह के संसाधन हैं वो बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के पास अगर कोई चीज़ है तो वही दीवार का डायलॉग है कि जनता की भावनाएं क्या उसके पास हैं और क्या वो उन भावनाओं को सतह पर लाकर अपने पक्ष में मोड़ सकती है कि मेरे पास जनता की भावनाएं हैं। क्या ये होंगी? ये विनय सक्सेना जी से जान लेते हैं, फिर मुस्कुराते हुए डॉक्टर वाजपेयी भी कुछ चिंतनशील हैं, उनकी तरफ मैं रुख करूंगा। विनय जी, गंभीर मुद्रा है आपकी, उपचुनाव के चिंतन में आप काफ़ी आकंठ डूब चुके हैं ऐसा लगता है। जी विनय जी। नहीं, कोई चिंता नहीं है। चिंता भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। चिंतन कहा मैंने, चिंतन कि जी, जिस जुगाड़ की सरकार को लेके वो चल रहे हैं। जी जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ चिंता और चिंतन दोनों ही है जी। चिंतन इस बात का है कि प्रदेश की जनता को क्या मिला। ठीक है, प्रदेश की जनता भी ये सोच रही है कि सरकार बदलने से, पलटने से इस कोरोना काल में हमको क्या मिला। एक आम जनता जो भाजपा कहती है कि दीनदयाल जी का मैं आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की चिंता होना चाहिए, उसके विषय में भाजपा ने क्या किया। ऐसे
नेताओं को आप अपने साथ ले गए, जनता ने जिसको कांग्रेस के नाम पे वोट दिया उसको आप भाजपा में ले गए, अपने मंच पे खड़ा कर लिया। और सिंधिया जी की ललकार वलकार जो आप लोग बता रहे हैं ना, ये सिंधिया जी का भी किरदार सबने देखा, वही हाथ चलाना, चेहरा घुमाना, माइक घुमाना, वो पहले कांग्रेस के पक्ष में भाजपा में कर रहे थे, ऐसे लगता है पिक्चर के कोई हीरो इधर से उधर चले गए। तो अब उन पे जो एक राजनीतिक रूप से जो एक विश्वास था जनता का, वो उठ चुका है। अब उनको लोग यही समझने लगे कि आज यहाँ कल वहाँ, जो एक सिंधिया जैसा नाम, जो परिवार का नाम था, वो जो एक विश्वास और एक जो उनके प्रति उनके भरोसा था, वो अब टूट चुका है जनता का। उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव छोड़ के ये बातें कितनी भी कर ले, अपने आप को एक कह रहा मैं टाइगर हूँ, एक और दूसरा कह रहा है टाइगर जिंदा है, तो इसका तो स्पष्ट मतलब है कि भाजपा के शासन में जंगल राज चल रहा है। एक टाइगर पहले थे जो कह रहे थे जिंदा है, अब दूसरे आ गए एक और टाइगर, फिर जब टोका तो बोले लगे साहब एक पे 11 टाइगर। तो जनता कहाँ जाएगी? इस जंगल राज में है या जनता के जनसेवक रहे? तो इनके बारे में लोग समझ चुके हैं कि जनन सेवक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने में, पद लेने में, मंत्री बनने में, खुद सिंधिया जी हों चाहे उनके जो साथ लोग गए हैं। और आप देख रहे हैं मीडिया से लेकर सब जगह स्पष्ट हो रहा है, भाजपा को भी समझ में आ रहा है कि भाजपा के मंत्री और सिंधिया के मंत्री, तो जनता सोच रही है सिंधिया जी और मंत्री के और भाजपा के मंत्री और बचे इनके कुछ जो नाराज गुट चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जो एक अराजकता का माहौल है, खुलेआम आतंक चल रहा है सड़कों पे, मध्य प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। चलिए जवाब ले लेते हैं। कमलनाथ जी का नाम काफी है। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में करके दिखाया, वो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। तो आप देखिएगा कि जनता को जो उनके प्रति भरोसा है, उसका रिजल्ट अब आने वाले उपचुनाव में आएगा। इन लोग कितना भी अब हाथ नचा ले, माइक घुमा लें और अपनी जबान से शब्द बदल लें, उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। डॉक्टर वाजपेयी जी, देखिए शरद जी, आपका जो मौलिक प्रश्न था मैं उसी पर आता हूं। और प्रभु जी ने भी जो बात कही है, देखिए कांग्रेस के पास अब 2 लोग बचे हैं, पहले 3 थे नो डाउट, उनका इनने सम्मान नहीं किया, किस प्रकार अपमानजनक बातें कर रहे हैं आप देख ही रहे हैं कि सारी बातें उनने दिल के छाले पूरे निकाल के बता दिए हैं, जबकि ये मानने को नहीं तैयार हैं कि जो सरकार कांग्रेस की तथाकथित बनी थी शरद जी, उसमें सिंधिया जी के कैंपेन की और उनकी महती भूमिका थी, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसको आप नकार नहीं सकते। जिन सीटों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें 16 सीटें ऐसी हैं जो हम 10,000 से अधिक से हारे थे, उसको ये कितना उपहास उड़ा रहे हैं आप देख लीजिए। राजनीति में मजबूरियां होती हैं डॉक्टर वाजपेयी, और राजेंद्र शुक्ला जी भी 23 सीटें लेकर आए विंध्य से, तो वो मजबूरियां जो हैं उससे इनकी मजबूतियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि विनय जी उसको कंपोजिट वे में कह नहीं पा रहे। तो अब उनके पास 2 लोग बचे हैं, एक मिस्टर बंटाधार और एक कमलनाथ जी। देखिए मैं आपको बताऊं शरद जी, कमलनाथ जी जा ही नहीं पाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सड़क पे उतर जाओ, क्योंकि वो कभी सड़क पे चलते ही नहीं है। आपने सुना होगा कि कमलनाथ जी का प्लेन छिंदवाड़ा उतरा और कमलनाथ जी 6 दिन के छिंदवाड़ा प्रवास पर, ये हेडलाइंस हैं, प्रभु जी शायद तस्दीक करेंगे, ये हेडलाइन बनती है। क्यों? क्योंकि साहब वो सोचिए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही 6 दिन के प्रवास पे हवाई जहाज से जाते हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? कभी आपने सुना है कि कमलनाथ जी का जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज है किसी मंडी में उतरा, किसी गांव में उतरा? जब वो 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब की बात कर रहा हूं मैं, और वहीं आपको हम रोज का कार्यक्रम शिवराज जी का भेज देंगे। कहां से तुलना करोगे साहब, कैसी तुलना करोगे? 15 महीने में इन्होंने सारी स्कीम्स, अभी मैं पूरी गिना दूंगा, आपके पास समय नहीं होगा, चाहे किसानों की हो, छात्रों की हो। आप तो सोचिए 51,000 रुपए का वादा करके पूरा पैसा खा गए, जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का था। एक भी जिले में इन्होंने पैसा नहीं दिया, वो बच्चे लेके बेचारी बिटियाएं घूम रही हैं। आप सोचिए प्रभु जी, आप लोगों ने तो स्टोरीज करी है हेडलाइन की, करोड़ों रुपए जिलों का छिंदवाड़ा में नहीं दिया, आप बाकी जिले तो छोड़ दीजिए। तो साहब ऐसा धोखा कितनी बार दोगे आप? तो एक है बंटाधार और एक ने जबरदस्त धोखा दिया है कमलनाथ जी ने। मैं अब शब्दों का प्रयोग जैसे विनय जी कर रहे हैं वैसा नहीं करूंगा। तो हम इन बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, हम अपना विजन लेके जाएंगे कि हम क्या करेंगे और हमने क्या किया। हमने छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बंद करा दी थी, उसको पुनर्स्थापित किया। उसके बाद रोजगार,
आज रोजगार पोर्टल बना के लाखों लोगों को रोजगार देने की बात हो रही कोरोना काल में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है। इसके बाद किसानों के लिए भाई हम उनके बोनस को कैसे ला सकते हैं, हम भी जानते हैं कर्ज माफी। शरद जी आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, समझते हैं, बड़े लोगों के साथ रहते हैं कि साहब कर्ज माफी बैंकों की होती है। ये बात प्रभु जी लिख चुके हैं, मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से, मैंने पढ़ा है उनका आलेख कि कर्ज माफी बेसिकली बैंकों के लिए होती है। ये पैसा किसानों के खाते में थोड़ा ना जाता है साहब, तो किसानों के खाते में बोनस जाता है, किसानों के खाते में किसान समृद्धि योजना का जाता है, उनको ऐसा मैसेज आता है टिप से। विनय जी से पूछ लेते हैं, आपने कुछ योजनाओं की भी बात की है। शहर के लोग हैं सर, बड़े लोग हैं साहब जी, इनको कहाँ ये समझ पाएंगे किसानों का दर्द। विनय जी, कांग्रेस बड़े लोग हैं, बड़े लोग जो हैं तवज्जो नहीं देते, ये आरोप बीजेपी का है, क्या कहेंगे? बड़े लोग हैं सिंधिया जी क्या हैं जी, देखिए जी, मैं अब मैं चाहूंगा शरद भाई जी इनको बोलिएगा मेरे बीच में ना बोले, मैं इनकी पूरी बात सुन रहा था क्योंकि इनकी आदत है पहले डर गया। तो मेरा आपसे आग्रह है हितेश जी, उपहास आप मुझसे कह रहे थे नहीं मुझे आप जैसे उसे क्या किसी से नहीं सर, कहाँ टर्न ले रही है सर बातचीत, ये टाइगर ऐसा नहीं करिए सर, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ जी जी, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में आते हैं, ठीक है जी, लगातार चुनाव वहीं से जीत रहे जनता के बीच पे जी। हमारे जिन महाराज की आप अभी तारीफ कर रहे हो जो कांग्रेस से गए हैं, वो केपी यादव जी से हार जाते हैं और आप उनके भरोसे कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, 15 महीने में 15 साल का जो आपका लूट खसोट का जो आपने अड्डा मध्य प्रदेश को बना दिया था, उसको ठीक करने का काम कमलनाथ जी ने किया, आप माने या ना माने। और जो आप ये कह रहे थे कि 51,000 रुपए खा गए, तो आपकी सरकार अभी कार्रवाई क्यों नहीं करती? कौन खा गया? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। करोड़ का ना देखिए आप बीच में मत बोलिए, मेरा आपसे आग्रह यह है कि अगर कोई पैसा खा गया तो सरकार क्या चूड़ी पहने बैठी है? सरकार क्या चूड़ी पहने बैठी है आपकी? किसके ऊपर कार्रवाई की आपने अभी तक? आप ये बताइए किसके ऊपर कार्रवाई की आपने अब तक? एक भी आदमी के ऊपर कार्रवाई की? आपकी सरकार क्या बैठी चूड़ी पहन के बैठी है? आपके पास सरकार है, सत्ता है, प्रशासन है, जिला प्रशासन है, कार्रवाई करके दिखाइए तो मैं मालूम पैसा खा गए। मेरा कार्रवाई करेंगे क्या? विनय जी का कांग्रेस की तरफ से आरोप है, कार्रवाई करेंगे क्या? अगर आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई कीजिए जी। बिल्कुल क्यों नहीं करते कार्रवाई? करते क्यों? उन्होंने कभी नहीं करी, ये भी आपको और ये शब्द जो आप कह रहे हो कि पैसा खा गए ना, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात हुई, जैसे व्यक्ति ने जिंदगी भर सेवा करी है, ये पैसा खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते आए हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार को राजनीतिक शिवराज सिंह जी के समय में लोगों ने नकली सोना आपने दे दिया, नकली गहने दे दिए थे मध्य प्रदेश पे, ये आपको याद होगा। कौन सा? चलिए मैं थोड़ा विषयांतर कर लेता हूं, जब तक आप कुछ दलीलों के बारे में सोच लीजिए। मैं प्रभु पटेरिया जी की तरफ आग्रह है जी विनय जी तय कर लीजिए किसको बोलने के लिए आप कह रहे हैं। किस मुख्यमंत्री ऐसा रहा है 50 साल 70 साल में किसको बोलने के लिए ओएसडी पर छापा पड़ा और करोड़ों रुपए? चलिए डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हैं, ये जनता पर छोड़ दीजिए कि वो क्या देखती है। तो ना सर जी आप बताइए ना, करोड़ों नहीं, आप दोनों का अधिकार है, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं आप दोनों का राइट है और बिल्कुल राइट है। लेकिन आपकी विनम्रता को तो नमस्ते करता हूं, लेकिन ये तथ्य है, लोगों ने नोटों की गड्डियां देखी है साहब। चलिए बहुत शालीन आदमी, आपने इसको ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड। आज आप मेरे प्रति बहुत कृपावंत हैं, अत्यंत कृपावंत हैं आप। पहले बड़ा आदमी, विनम्र आदमी, शालीन आदमी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, क्योंकि एंकर्स के लिए ये शब्द पॉलिटिशियन की तरफ से और जनता की तरफ से बड़े दुर्लभ हो गए। ये ईमानदारी से ये बात मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। पे बात करेंगे जी पटेरिया साहब, दोनों मुद्दों की बात अगर मैं करूं, जो आरोप लगाए डॉक्टर वाजपेयी ने और जो आरोप विनय जी लगा रहे हैं, क्या लगता है आपको ये उपचुनाव किन मुद्दों की तरफ जाएगा? बीजेपी की पुरजोर कोशिश है कि वो 15 वर्षों में कांग्रेस सरकार पर लूट की सरकार, गड़बड़ करने वाली सरकार, वल्लभ भवन में सारे तबादलों की सरकार, ये कह के वो इस मूवमेंट में जाएगी। और कांग्रेस का लग रहा है कि वो वही विश्वासघात ही उसका सबसे बड़ा विषय है। क्या लगता है आपको इसके अलावा क्या और विषय सतह पर आ सकते हैं? सिंधिया जी अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा भी बार बार कह रहे हैं, उन निशाने पे दो ही नेता होते हैं, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी। पटेरिया साहब। अच्छा याद दिलाया, 30,000 ट्रांसफर 15 महीने में। जी पटेरिया साहब। शरद जी
आप याद कीजिए और शिवराज जी के भाषण सुनिए। शिवराज जी पहली बार जो है आरोप लगाते हुए चल रहे हैं कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया। ये एक जो कांग्रेस जो 15 महीने की जो उपलब्धियां बता रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मुख्यमंत्री ज्यादातर समय वल्लभ भवन में बैठा, जो 15 महीने का मुख्यमंत्री था कमलनाथ, और एक शिवराज सिंह चौहान है जो 13 साल मुख्यमंत्री थे, वो कम वल्लभ भवन में बैठे, जनता के बीच में ज्यादा रहे। दोनों में एक फर्क है। तो अपने अपने जो यूएसपी है उसको भुनाने का एक जो तरीका है दोनों पार्टियों का, वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस किसान कर्ज माफी के फायदे गिना रही है कि उसने कितने किसानों को कर्ज माफी की। भारतीय जनता पार्टी उसकी कमियां गिनाने में लगी हुई है कि 2 लाख का तो वादा किया था आपने, 2 लाख तक कर्ज माफी नहीं की। बिल्कुल सही बात है, 2 लाख तक कर्ज माफी नहीं हुई। कांग्रेस जो कह रही है कि 50,000 से 1 लाख तक की कर्ज माफी कर दी, वो भी बिल्कुल सही है कि 1 लाख तक के आपने कर दी, 2 लाख तक के नीचे क्योंकि जो वादा था। आप ये सुनिए उनके भाषण, वो कह रहे हैं 10 दिन में कर्ज माफी की बात की थी, 10 दिन में कर्ज माफी नहीं। तो भाई तो सबको मालूम है, राहुल गांधी मंच से बोलकर गए थे। तो ये जो मुद्दे हैं एक दूसरे के, ये मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियां आ रही हैं। जी चलिए विनय जी बहुत कम वक्त है मेरे पास, आप दोनों के पास में आना चाहूंगा। रफली मैं कहूं तो आप लोगों के पास 45 सेकंड रहेंगे। विनय जी 45 सेकंड में क्या मुद्दे रहेंगे, कांग्रेस किस तरह से जनता के बीच में जाएगी? मैं एक बात बताऊं। जी बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहते रहे, 15 महीने में जनता ने देखा 300 की पेंशन 600 हुई और 1000 की जाने वाली थी इस बजट में। 50,000 1 लाख के कर्जे माफ हुए, 2 लाख वाले भी कर्जे इस बार जो बजट आया तो उसमें माफ की तैयारी पूरी हो गई थी। इस कर्ज के हालात में भी कमलनाथ जी ने प्लानिंग के साथ, पूरी मेहनत करके, तैयारियों के साथ जनता के घाव जो मरहम लगाने का काम किया है, वो जनता के दिलो दिमाग में है। और इनके तरफ से बनाई गई लूट खसोट और छल कपट की सरकार और जुगाड़ की सरकार, जिसमें इनके आदरणीय अजय विष्णोई जैसे लोग कह रहे हैं एक हाथ दो एक हाथ लो, ये भ्रष्टाचार और कदाचरण का इससे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश की जनता ने अभी तक देखा नहीं है। और इतिहास में इनसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी से बड़े भ्रष्ट सरकार ना कभी देखी है। 15 साल के कुशासन का ही फल था कि 15 महीने जो सरकार कांग्रेस की जो जनता ने बनाई, जिसको इन्हें 15 महीने में गिरा दिया, वो आम जनता के मन में मलाल है कि जिस सरकार को हमने मैंडेट दिया था, जनादेश जनमत दिया था, उसको कैसे खरीद फरोख्त का अड्डा बनाया भाजपा ने और वस्तु बना दिया विधायकों को। जो विधायक जिनको ये जीतने और मंत्री बना के ले जाने की बात कर रहे हैं, उनको जनता धूल चटा देगी। आने वाला उपचुनाव ये आपको बता देगा। चलिए डॉक्टर मैं साफ कहना चाहता हूं, ये कितनी भी बातें कर लें घुमा फिरा के, इनके टाइगर बन के भी ये टाइगर वाइगर का प्रदेश नहीं बनना है। जी एक और मैं आपको इनका एक बड़ा विज्ञापन बताना चाहता हूं जो मेरा विधानसभा में भी अभी आएगा। 7.5 करोड़ की जनता है प्रदेश में, सुन लीजिए एक मिनट, 7.5 करोड़ जनता में 17 लोगों को 5 करोड़ 17,000 लोगों को हमने हितग्राहियों को लाभ दे दिया। मतलब पूरे 5 करोड़ लोग जो गरीब हो गए। चलिए डॉक्टर वाजपेयी पूछना चाहता हूँ, ऐसे फर्जी विज्ञापन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में आ सकते हैं। चलिए और ये झूठ, फरेब और असत्य की भाषा है, ये सब दिख जाएगा। जी 15 महीने में हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके ओएसडी के यहाँ से नोटों की गड्डियां निकली, और उसके बाद अभी 1000 करोड़ का टेंडर निरस्त हुआ है शरद जी। तो हमने भ्रष्टाचार को बहुत 30,000 ट्रांसफर जिसका आपने जिक्र किया था, 15 महीने में 30,000 बताइए, समझिएगा कि आपने कार्रवाई क्या की बताइए। 15 महीने में हिंदुस्तान में भी देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी है, आपने कार्रवाई क्या की? का पैसा हो, चाहे वो कन्यादान का पैसा हो, चाहे किसानों के बोनस का बोनस तो बंद ही कर दिया, भावांतर बंद कर दिया, किसान तो बेचारा ऊपर सर उठा के देखता रह गया। तो हम शरद जी इस सब को रिप्लेनिश करेंगे, हम उसको फिर से पुनर्स्थापित कर दो। 2 लाख वाले जो कांग्रेस के समय हो रहा था। वही दूसरी ओर आप इसी दौरान, मैं आपसे शरद जी निवेदन करूंगा, इसी दौरान आप पूरी कांग्रेस को आप देखेंगे पूरे देश में भरभराते हुए, जितने भी युवा कांग्रेसी हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसाद, फिर आप ले लीजिए मिलिंद देवड़ा, प्रिया दत्त ने भी समझाइश दी है, दीपेंद्र हुड्डा भी दे चुके हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं आपको। ज्योतिरादित्य जी तो नमस्ते करके बता रहे हैं तेज जी, है ना? सभी लोग एक बात कह रहे हैं, नहीं विनय जी आप दूर हैं, हमारे पास तो लेटेस्ट अपडेट है, आप भी अपडेट हो जाइए और कोशिश करिए कि संभाल लीजिए। तो आपका जो पहला डायलॉग था शरद जी, उससे मगर किसी भी नेता के बारे में आप इस तरह खुले चैनल में किसी का नाम लेके बोल रहे हैं कि आप उनसे स्पष्टीकरण दिला पाएंगे? में केवल मां है,
जिन माँ नेताओं के के आप अलावा नाम कुछ ले रहे हैं उनका कोई बयान है? चलिए आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं इस तरह से गलत। जी प्रेस जी कह जी सकती जी है कि चलिए हमारे पास चलिए तो बस आप हैं, सोनिया माँ हैं। तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आदरणीय दावों, शरद जी, जिनके जी आपके दावों में कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसके परीक्षण का समय नज़दीक आ ही रहा है। कोरोना काल के बीच में सितंबर नहीं तो अक्टूबर नहीं तो एक आध महीना और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन चुनाव तो होना ही है और ये भी 4-5 महीनों के भीतर ही होना है। तो चुनाव होंगे और नतीजे हमें ये बताएंगे कि कांग्रेस या बीजेपी किसको मुस्कुराने का मौका इस उपचुनाव में मिलता है। और इस चुनाव 25 ही, क्योंकि अब 24 नहीं 25 सीटों के चुनाव हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी के त्यागपत्र देने की वजह से, तो 25 सीटों के इस चुनाव में किसकी जय जय होती है, इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।